आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस। टेंथ यूनिट का रिमेनिंग हाफ है। कंडक्टेंस से शुरू करते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होती है? किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जो हमारी करंट को उसमें से फ्लो कराने में हेल्प करती है। तो जैसा कि देख रहे हो तुम, ये किसकी रेसिप्रोकल हो गई? रेजिस्टेंस की, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है और ये करंट के फ्लो में हेल्प करा रही है, तो उसकी रेसिप्रोकल हो गई है। तो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और कंडक्टेंस इनवर्स है तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या हो गई? रेजिस्टेंस की इनवर्स। तो वो क्या हो गई हमारी? 1/ओम। 1/ओम को रिवर्स में क्या लिख सकते हैं हम? MHO। तो यहाँ से देखते हैं हम जी इक्वल टू हो गए 1/R। हम पढ़ चुके थे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर के। तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था जिसे हमने बाद में क्या बोला था? रेजिस्टिविटी। इसके बाद में डेफिनेशन भी बताई थी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारी? रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जब हम किसी कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ से रो निकालिए। रो क्या आएगी? रेजिस्टेंस इनटू में एरिया, इधर चला जाएगा एरिया, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पे हमने रो की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखी है? रेजिस्टेंस की, रो L/A। तो क्या आ गया है? 1/रो ब्रैकेट में L/A। तो G इक्वल टू, अब जब रेसिप्रोकल होगा तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/रो A/L। A ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1/रो को हमने किससे डिनोट कर दिया? K से। 1/रो को हमने क्या लिखा है? K। और K क्या है यहाँ पे? एक तरह से 1/रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो K भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और K को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। जैसे रो को हमने रेजिस्टिविटी बोला था रेजिस्टेंस के केस में, ऐसे कंडक्टेंस के केस में K को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो यहाँ से K की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा? K इक्वल टू आ जाएगा G मल्टीप्लाई बाई L/A। तो ये लिख दिया K इक्वल टू G L/A। अगर हम डिफाइन करें K को तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेंथ को फिर से 1 मीटर ले ले और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर। तो K किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? G के। मतलब कंडक्टिविटी किसके इक्वल आ गई? कंडक्टेंस के। तो हम इसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ दैट मटेरियल इफ वी आर टेकिंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर का स्क्वायर। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया कि किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी उसके कंडक्टेंस के इक्वल हो जाती है जब उसकी लेंथ 1 मीटर ले और एरिया ले 1 मीटर का स्क्वायर। फिर इस कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ से साफ दिख रही है। G क्या होगा हमारा? MHO। और यहाँ से क्या बचेगा? मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल होकर क्या बचेगा? मीटर। तो क्या हो जाएगी? मो डिवाइडेड बाय मीटर। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई है। हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों को डिफाइन कर लिया है। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन मतलब हम किसी सर्किट में रजिस्टर्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जैसे कि हमने कंडक्टेंस के केस में पढ़ा था, ऐसे ही रजिस्टर है। इसके भी 2 कॉम्बिनेशन होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है पहले। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? जब हम रजिस्टर्स को एक लाइन के अलोंग अटैच कर दें, एक ही लाइन में अटैच कर दें और उनमें सब में करंट क्या जाए? सेम जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो यहाँ से जैसा हमें दिखाई दे रहा है, R1 में भी सेम करंट है, R2 में भी वही करंट जा रहा है आगे फ्लो होकर, और R3 में भी वही करंट जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर करंट सेम है तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो R1 के लिए लिया हमने V1, R2 के लिए लिया V2 और R3 के लिए लिया V3। अगर इस सर्किट को हम एक साथ बनाए और तीनों को हम R नाम दें तो इस तरह से दिखेगा। तो ये कैपिटल R किसके इक्वल हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो यही निकाल के दिखाएंगे हम आपको।
तो ओम्स लॉ क्या पढ़ा था हमने, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से R क्या हो गया, V अपॉन आई। हमें यहाँ पे देखने हैं कि करंट सेम है बट वोल्टेज तीनों में क्या है, डिफरेंट। तो जो डिफरेंट होता है उसी को ऐड करके लिखते हैं। तो टोटल वोल्टेज सर्किट का किसके इक्वल हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वही इक्वेशन लिखी हमने, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ से V इक्वल टू होता है आई आर। V1 लेने तो R1 आएगा, V2 लेंगे तो R2 आएगा, V3 लेंगे तो R3 आएगा। जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होंगे उसी तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये इन सब की वैल्यू किस में रखी है हमने, इक्वेशन में। V1 की जगह क्या रख दिया, आई R1, V2 की जगह आई R2 और V3 की जगह आई R3। टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उसकी जगह क्या रख दिया, आई R, या फिर आई RS भी लग सकते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आई दोनों साइड कॉमन है, सेम करंट जा रहा है, सभी में कॉमन है, तो दोनों साइड से बाहर लेके हम कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम आपको दिखा भी देते हैं, जैसे यहाँ पे आई R, इधर क्या आ जाएगा, आई R1 प्लस R2 प्लस R3। I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो R किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट सभी रेजिस्टेंस का सम करके हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरा होता है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, जैसे हमने कैपेसिटेंस में किया था, करंट सभी में क्या जाए, अलग अलग जाए, मतलब अलग अलग ब्रांच में कनेक्ट कर दे उन्हें, बट वोल्टेज सभी के अक्रॉस क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे हमने यही किया है, सभी को अलग अलग ब्रांच में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी को अलग अलग ब्रांच में कनेक्ट कर दिया है और वोल्टेज सभी में क्या दिए, सेम। वो किससे डिनोट किए, V से। तो जैसे लास्ट में क्या था, यहाँ पे क्या करंट सभी में डिफरेंट है, तो पॉइंट A से करंट जा रहा है, फर्स्ट ब्रांच में कुछ और जाएगा, सेकंड में कुछ और जा रहा है और थर्ड में कुछ और जा रहा है। तो तीनों को हमने I1, I2 और I3 से डिनोट कर दिया है। तो टोटल करंट अगर सर्किट का हम निकालें तो हमारा जो I है वो किस तीन हिस्सों में बढ़ गया है, I1 प्लस I2 प्लस I3। वही लिखा है हमने, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ से हमारा V इक्वल टू होता है IR। ये हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू क्या हो गया, IR। अगर यहाँ से I निकाले तो क्या आएगा, V अपॉन R। तो ऐसे हम वैल्यू पुट करेंगे, I1 की जगह क्या करेंगे, V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3। और टोटल सर्किट की बात करें तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन में R। इसे हम RP भी कह सकते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से दोनों साइड से, जैसे हमने उसमें करंट कॉमन लिया था, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, वोल्टेज कॉमन ले सकते हैं। तो वोल्टेज से वोल्टेज दोनों साइड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जैसे V अपॉन RP आ जाए हमारा, तो क्या मिलेगा हमें, V तो कॉमन आ गया 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V यहाँ पे कॉमन आ गया, V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, 1 अपॉन में RP इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अगर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम पहले रेजिस्टेंस का इन्वर्स करेंगे और उसके बाद सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से टोटल हमारा रेजिस्टेंस मिल जाएगा सर्किट का। देख चुके होंगे जो कैपेसिटेंस के लिए आया था उसका रिवर्स किसके लिए आया है हमारे सर्किट में, रिवर्स के लिए। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगर तुम्हें कोई न्यूमेरिकल दे रखा हो और तुम्हें पता लगाना हो कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में, तो कैसे पता लगाओगे। जैसे अगर हम इस न्यूमेरिकल की बात करें तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। यहाँ से करंट फ्लो होगा, बैटरी लगी हुई है, 4 ओम में आई करंट जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे जाता है तो उसके पास 2 पाथ है करंट फ्लो होने के, एक तो ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में बट गया है। तो जहाँ भी करंट डिवाइड हो जाए, 2 पार्ट्स में बट जाए, वो जो रजिस्टर लगे होंगे उससे आगे वो किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
अगर करंट सेम जाता तो किस में होते, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से ये 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहले इनका हम पैरेलल निकालेंगे, जो पैरेलल आएगा निकल के रेजिस्टेंस उसे यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो जितना यहाँ पे करंट है उतना ही यहाँ पे जाएगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस जो यहाँ पे अटैच किया हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इसके साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो ऐसे ही निकाला है। पहले हमने R1 निकाला, तो डायरेक्ट 2 रेजिस्टेंस है तो हमने मल्टीप्लाई और नीचे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे हमारा ये था 1/R2 और 1/R1 इंटू R2, 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 इंटू में R1 इंटू R2, ये आ गया। अब इसका 1/R निकालेंगे तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला आया। डायरेक्ट हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस। वो निकाला कैसे, वही फॉर्मूला लगाया है, बस हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट रखा है 3 × 6, 3 + 9, तो ऊपर 18 नीचे 9 आएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 2 ओम। अब ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये इसके 4 के साथ किस में होगा, सीरीज में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो देख लेना जहाँ भी करंट डिवाइड हो वो हमारा किस में होगा, पैरेलल में, और जिन 2 में करंट सेम जा रहा हो वो हमारे किस में रहेंगे, सीरीज में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, कई बार तुमने देखा होगा जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद वह कंडक्टर गर्म हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स हीटिंग। ये जो प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल होती है, मतलब करंट से हम हीट तो प्रोड्यूस कर सकते हैं पर हीट से करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे घरों में स्विच में बहुत देर तक तार लगे होते हैं किसी भी चीज़ के, तो उन स्विच को बंद करके हम तारों को निकालते हैं, तो अगर पकड़ के देखें तो क्या होता है, वो गर्म होते हैं। तो यही इफेक्ट है हमारा, इसी को हमने क्या बोला है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो ये कितना इफेक्ट होता है, कितनी करंट फ्लो होने पे कितनी हीट निकलती है किसी भी कंडक्टर के अंदर से, वो इक्वेशन हमें क्या करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले उसे निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए करंट की डेफिनेशन। करंट क्या होता था हमारा, पढ़ चुके हैं पहले। अगर कोई भी हमने कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ हमारी L और उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है टाइम t के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं हम करंट क्या था हमारा, चार्ज अपॉन टाइम। जितना भी चार्ज फ्लो होता था पर यूनिट टाइम उसी को हम क्या बोल रहे थे, करंट बोल रहे थे। तो यहाँ पर अगर चार्ज निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, हमने एक कंडक्टर लिया है जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा था टाइम t के लिए, तो उसमें अगर टोटल चार्ज निकालें तो कितना है, चार्ज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय t। ये निकाल लिया है। इसके बाद अब उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है कुछ, मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ चार्ज होगा, तो उस चार्ज को एक एंड से कंडक्टर के दूसरे एंड पे ले जाने के लिए कुछ वर्क डन भी करना पड़ रहा होगा हमें। हमने बोला था ना कि अगर चार्ज रेस्ट में रखा हुआ हो, इसे उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएं तो वहाँ पर कुछ वर्क डन करना पड़ता है। उस वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही बताया, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर इज V। अगर वो V हो, देयरफॉर वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर इज। वर्क डन किसके इक्वल था, हमने पढ़ा था, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था V इक्वल टू क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर यहाँ से वर्क डन निकालें तो क्या मिलेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। और चार्ज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू में टाइम। तो चार्ज की जगह क्या लिख दिया हमें, करंट इनटू टाइम। तो क्या मिला हमें, V इक्वल टू I t।
फिर से हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है आई आर, जैसे साइड में भी लिखा हुआ है V इक्वल टू आई आर, यहाँ से I निकालेंगे तो क्या आएगा V अपॉन आर। तो हमने यहाँ पे V की जगह क्या रख दिया आई आर, तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आ गया हमारा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अगर हम V की जगह आई आर रखें तो इक्वेशन आती है V स्क्वायर आर टी। अगर हम I की जगह V अपॉन आर रखें तो इक्वेशन आती है हमारी V स्क्वायर अपॉन आर इंटू में टी। तो दो इक्वेशन है हमारी। अगर हम वोल्टेज की टर्म्स में वर्क डन निकालें तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी आता है, अगर करंट की में निकालें तो आई स्क्वायर इंटू आर टी। इसके बाद हम सोचें कि हमारा जितना भी वर्क डन था चार्ज को फ्लो कराने में, अगर वो सारा ही हीट की फॉर्म में खर्च हो गया हो तो हमारी हीट किसके इक्वल हो जाएगी वर्क डन के इक्वल। और वर्क डन किसके इक्वल था आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे हीट की भी दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक तो करंट की टर्म्स में, दूसरी वोल्टेज की टर्म्स में। तो करंट की टर्म्स में क्या आ गई H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और वोल्टेज की टर्म्स में क्या आ गई V स्क्वायर आर इंटू टी। तो यही जो इक्वेशन है इसे ही हम क्या कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट या फिर जूल्स हीटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में उसने अपने दो लॉ दिए, तो उसने क्या बताया था, अगर हमारे पास कोई सर्किट है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो किसी नोड पे, नोड का मतलब है किसी पॉइंट पे जितना करंट बाहर जाएगा उतना वापस भी आएगा। मतलब टोटल समेशन करें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे इस पॉइंट से कुछ करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं और कुछ अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो एरो से पता लगा सकते हैं हम, देखो ध्यान से, ये I1 करंट I2 I3 I4 I5 I6 I7 तक। I1 अंदर की तरफ आ रहा है और I2 बाहर की तरफ जा रहा है। अगर I1 पॉजिटिव है तो I2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, अपोजिट है ना। I3 पॉजिटिव होगा, I6 पॉजिटिव होगा और I7 पॉजिटिव होगा। ठीक है, I2 I4 और I5 ये क्या हो जाएंगे बाहर की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट है तो नेगेटिव। तो इन सबको ऐड करें, किरचॉफ ने बताया था, इन सबको ऐड करेंगे तो हमेशा समेशन किसके इक्वल होगा जीरो के। दो डेफिनेशन दे सकते हैं इसके, एक तो किसी नोड पे जितना करंट आएगा उतना उससे बाहर भी जाएगा। दूसरा क्या कह सकते हैं कि किसी नोड पे जो एल्जेब्रिक सम होगा टोटल करंट का वो हमेशा किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा। तो दोनों ही लैंग्वेज अलग है बट बात क्या है सेम है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है I1 प्लस I3 I6 I7 पॉजिटिव चार्ज लिया, I2 I4 माइनस I5 नेगेटिव चार्ज लिया और सबका समेशन इक्वल टू क्या है जीरो। तो यहाँ से हम ये इक्वेशन मिल गई हमें। अब नेगेटिव को दूसरी साइड ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आएगा I1 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5। ये इधर नेगेटिव थे उधर जाके क्या हो गई पॉजिटिव। तो ये करंट इनकमिंग और ये करंट आउट गोइंग है। तो नोड पे जितना करंट आ रहा था उतना बाहर भी जा रहा है। तो ये यहाँ से डेफिनेशन हो गई है। तो इसकी दो लैंग्वेज में डेफिनेशन दे सकते हैं हम। एक तो ये कि जितना करंट अंदर आएगा उतना बाहर भी जाएगा, या फिर किसी नोड पे जो एल्जेब्रिक सम होगा टोटल करंट का हमेशा किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा। नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है उसमें जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे और उनमें से जो करंट फ्लो होगा उन सब की प्रोडक्ट जो होगी, उन सब की प्रोडक्ट का जो सम होगा वो हमेशा उसमें लगी हुई वोल्टेज के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे दो लगे हुए हैं R1 और R2, तो I1 R1 और I2 R2 ऐड करके किसके इक्वल होंगे E1 के इक्वल। तो यहाँ इसने यही बताया था समेशन ऑफ IR1 इक्वल टू किसके होगा समेशन ऑफ E के। जितनी भी इसमें रेजिस्टेंस लगे होंगे अगर उन्हें मल्टीप्लाई कर दें हम करंट से तो उन सब का एल्जेब्रिक सम हमेशा इसमें लगी हुई वोल्टेज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। यही बताया था, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। जैसे V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR। तो अगर इस सर्किट की बात करें हम फर्स्ट वाले की तो देखें कि ये वोल्टेज लगी है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा। इधर आया R1 में करंट आ गया हमारा I1,
अब I1 किस में जाएगा, R3 में, यहाँ से R3 में चला गया, I1 यहाँ तक गया। अब यहाँ से 2 ब्रांच में रिजॉल्व हो रहा है, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, तो इसमें जो होगा वो करंट क्या ले लिया हमने, I3, वो किस में गया, R3 में, और यहाँ से फिर वही केस होगा नोड वाला, इस तरह से वापस आया है। अब एक चीज़ देखो, जो करंट की डायरेक्शन इसमें है नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है और इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, अपोजिट हो गई। तो यहाँ से I1 R1 माइनस में I3 R3 इक्वल टू किसके होगा, वोल्टेज के, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, I2 R2 माइनस में I1 R1 इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यहाँ से देखो ये माइनस लिया हमने, अपोजिट फ्लो माइनस R3 इंटू माइनस का I1 R1 इक्वल टू माइनस का E1। हम कैसे लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस आता है वो पॉजिटिव और दूसरी वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये दोनों करंट की डायरेक्शन में थे, तो इन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे हमेशा करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव, यहाँ से फ्लो होना हुआ करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया, इधर आए ये पॉजिटिव ले लिया, ऊपर की तरफ जाएगा करंट फ्लो होके, ये पॉजिटिव ले लिया, और बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्या लिखेंगे, माइनस और E1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे हम I1 R1 प्लस I3 R3 माइनस, बैटरी का माइनस था, लूप में चलते आ रहे थे जब हम, तो माइनस E1 इक्वल टू 0। यहाँ से E1 क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I3 R3, यही हमारा क्या था, किरचॉफ्स लॉ। तो इस तरह से हम सेकंड लूप में भी इक्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ से क्या बनेगी, बैटरी का ये क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो होगा, R2 में क्या आ गया, I2 करंट सेम अपवार्ड जाएगा, इसमें I3, क्योंकि इसमें दोनों बैटरी से कारण करंट आ रहा है, E1 भी E2 भी, इसलिए करंट को I3 नाम दे दिया, इसमें गया। फिर से कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा था, बैटरी का E2, तो माइनस का क्या लेंगे हम, E2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, I2 R2 प्लस में I3 R3